नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 15 लेके आ चुका हूं। पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम या इसको शॉर्ट फॉर्म में एओ ह्यूम भी कहा जाता है, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने कब की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो एओ ह्यूम ने कहाँ पे की थी, बम्बई में की थी। ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगर बात करें एओ ह्यूम की, ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम की, तो इनके द्वारा कहाँ पर, शिमला का वो कौन सा होटल था जहाँ पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार सोचा था। तो ये था आपका रैथनी कैसल। कौन सा था, रैथनी कैसल। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आ चुका है। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एसपीटेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में हम देंगे आपको। 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, मतलब कि अगर आप हमारी क्लासेस को लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409। आप जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी आर्ट्स टेट की तैयारी कर रहे हो, नॉन मेड की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन टीचर आपके पास प्रोवाइड है। एलटी टेट का बैच हमारा बहुत जल्द शुरू होने वाला है और साइकोलॉजी के लिए टेट के लिए बहुत जल्दी सीरीज चलने वाली है। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, उसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, पहला अधिवेशन भी हुआ था। और पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। इस बात को आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या पूछ लेता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने सदस्य शामिल थे। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल थे। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ये नाम आपको याद रखना है। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कौन थे, जॉर्ज यूल। इतना नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था। तो कांग्रेस का या 12वां अधिवेशन कब हुआ था। क्वेश्चन लास्ट टाइम जो दिसंबर में जो टेट परीक्षा हुई थी वहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन हुआ था 12वें नंबर का वो 1896 में हुआ था। और ये अधिवेशन भी कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ पे होता है, कोलकाता में। और आपका दूसरा अधिवेशन भी कहाँ होता है, 12वां अधिवेशन भी कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। और 12वें अधिवेशन में कांग्रेस के क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया जाता है। तो वंदे मातरम जो गाया जाता है वो कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 में गाया जाता है। वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है आनंद मठ। तो आनंद मठ जो किताब है यहाँ से वंदे मातरम लिया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला एक ट्रेंड में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भैया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। और ये कांग्रेस की जो
महिला अध्यक्ष बनी थी वो 1917 के आसपास बनी थी, ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट, लेकिन आपकी कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष 1925 में जो अधिवेशन कहाँ पे होता है? कानपुर में। सीधा क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन कब हुआ? तो बोलेंगे कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, और इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ये कांग्रेस की क्या थी? प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, अगर बोलेंगे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो बोलेंगे एनी बेसेंट, अगर बोलेंगे प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष तो बोलेंगे आपका क्या? आपका सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? अगर बात करें भाई पिट्स इंडिया एक्ट की, तो ये एक्ट जो पास हुआ था वो 1784 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये तो पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ, फिर वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ था। आप ये बताइए रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब पास हुआ? तो अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो भारत में 1773 में पास होता है। ये बात आपको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत भारत में होती है? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के तहत बंगाल में 1774 में एक क्या होती है? एक आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। तो बंगाल में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो 1774 में किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जाएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 1813 के चार्टर से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि भारत के साथ ब्रिटिश कंपनी ने चाय के व्यापार के एक अधिकार को किस चार्टर के तहत खत्म किया? तो भारत के साथ जो चाय के व्यापार का एक अधिकार था वो 1813 के चार्टर के तहत खत्म किया। और भारत में ईसाई धर्म के प्रचारकों का आगमन किस चार्टर के तहत हुआ? तो 1813 के चार्टर के तहत हुआ। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है। चार्टर क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो याद रखना है, भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 का जो चार्टर था उसके तहत बनाया गया था। और पूरे भारत का, देखो बंगाल का पहले होता था लेकिन बाद में बदल के क्या कर दिया? पूरे भारत का कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे? आपके भारत के। करें यहाँ से अगले क्वेश्चन की कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर आप इसको बोलते हैं। तो सुपीरियर झील जो है आपकी कहाँ पर है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ये यूएसए में स्थित है, और ये जो आपकी ग्रेटर लेक्स है जिनको अंगुलीनामा झीलें कहा जाता है, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर जो 5 झीलें हैं उसी का एक भाग है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो लेक सुपीरियर है, सुपीरियर झील जो है वो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो आपकी मिशिगन झील है ये कहाँ पर है? तो अगर बात करें आपकी मिशिगन झील की, तो मिशिगन झील आपके ये आपके कनाडा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? कनाडा में पड़ती है। ये आपकी अमेरिका में, सॉरी कहाँ पर है? मिशिगन झील आपकी अमेरिका में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर एक तो पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो बोलेंगे आपका लेक सुपीरियर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो है वुलर झील, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वुलर झील है। और अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपकी सुपीरियर झील है। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाले हैं। भाई ऑप्शन में आपको यहाँ पे चिल्का झील दिया है, लेकिन इस चिल्का झील को हम भी पढ़ेंगे। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, इस बात को आपने याद रखना है। और कहाँ पर है चिल्का झील? भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो भारत के उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील, और भारत की सबसे बड़ी कैसी है आपकी लैगून झील, अगर मैं इसको कहूँ तो। और दूसरी बात, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और भारत की सबसे पहली रामसर साइड भी आपकी चिल्का झील है, जैसा कि मैं टीजीटी कमीशन वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें दुनिया की सबसे गहरी झील की, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की हमने पढ़ ली। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कल के लिए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है वेकाल झील। भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो वेकाल झील है वो भारत के
आपका जो बेकाल झील है वो दुनिया के किस देश में स्थित है? तो बेकाल झील आपके रूस में, कहाँ पर है बेकाल झील आपकी? रूस में आपका बेकाल झील पड़ता है, और रूस के कहाँ पर है? साइबेरिया वाले क्षेत्र में। इसीलिए सीधा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व की वो कौन सी झील है जिसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है? तो साइबेरिया का मोती जो है वो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है वो बेकाल झील को कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? तो जो आपकी बेकाल झील है इसी को साइबेरिया का मोती कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। फिर है आपकी विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक, अगर लवणीय की बात करें तो विश्व की सर्वाधिक सैलिनिटी वाली जो लेक है, लवणीय जो झील है, वो आपकी वॉन झील है। कौन सी झील है? वॉन झील। तो वॉन झील की बात करें, ये विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ये भी आपको याद रखना है। किस देश में है वॉन झील? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वॉन झील आपकी तुर्की देश में। किस देश में? तो तुर्की देश में है आपकी वॉन झील। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फिर पढ़ी हमने भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फिर हमने चिल्का झील के बारे में भी देखा, हमने मिशिगन झील के बारे में भी देखा, ऑप्शन के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। फिर हमने विश्व की सबसे गहरी झील देखी, फिर हमने विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील देखी। अब हम देखने वाले विश्व की, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सीधा एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो आपके एशिया में ही पड़ती है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर झील की बात करें, ये विश्व की सबसे बड़ी आपकी खारी पानी की झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे, देखो टांग लंबी होती है ना, इसलिए दुनिया की सबसे लंबी झील है टांगानिका झील, जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी है। कितनी लंबी है? 660 किलोमीटर लंबी है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। सारी बातें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हर एक बात को डिटेल से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? अगर बात करें इन विच वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, कि भारत का भाई पश्चिम, 4 बिंदु होता है भारत के। एक पश्चिमतम बिंदु है, एक आपका पूर्वतम बिंदु है, एक उत्तरतम है और एक दक्षिणतम है। लेकिन बात करें भारत के पश्चिमतम बिंदु की, जो आपका पश्चिम दिशा में है, वो आपका कौन सा है? तो ये आपका गुहार मोती है, जो कि गुजरात में। इसको कभी कभार सर क्रीक भी दिया होता है, कभी कभार एग्जामिनर क्या है, सर क्रीक दे देता है, कभी कभार गुहार मोती दे देता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो सर क्रीक और गुहार मोती भारत का क्या है? आपका पश्चिमतम बिंदु है। लेकिन पूर्वतम कौन सा है? तो पूर्वतम बिंदु जो है वो किबिथु है। तो किबिथु, या इसको कभी कभार इसको भी वलांगू कहा जाता है। तो याद रखना है आपका गुहार मोती, इसको सर क्रीक भी कहा जाता है, किबिथु जिसको वलांगू भी कहा जाता है। आज की वीडियो थोड़ी जल्दबाजी में बनी है, थोड़ा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। छोटी वीडियो भी रहेगी क्योंकि ये इसको थोड़ा एडिट करना पड़ा, तो उस कारण जो है ये वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो गई। लेकिन बहुत कोशिश करी है, फिर भी एक अच्छी वीडियो आपके बीच लाई जाए। क्वेश्चन वही जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। फिर बोलेगा, अगर तो पूछेगा पूर्वतम बिंदु, तो आपने बता दिया किबिथु। फिर बोलेगा आपका पश्चिमतम बिंदु, तो गुहार मोती। अब बोलेगा भाई आपका उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। और अगर बोलेगा भाई दक्षिणतम बिंदु, तो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट आपका पड़ता है कहाँ पर भाई? इंदिरा पॉइंट पड़ता है आपका अंडमान निकोबार में, और जो आपका इंदिरा कॉल है वो पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। भाई सारी बातें याद रखनी है। भारत, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भारत है, मान लो ये भारत देश है ना, ये भारत बना दिया मान लो आपने। भारत का विस्तार दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना है? तो अगर भारत देश की बात करें तो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत का विस्तार आपका, सीधा क्वेश्चन आता है कि जो भारत देश है, भारत का जो विस्तार है वो आपका पूरब से पश्चिम कितना है? तो बोलेंगे 2933 किलोमीटर है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो अगर बात करें भारत की उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अच्छा, भारत की उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के होते हैं,
इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो इनको शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। लेकिन क्वेश्चन फिर ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपकी उम्र 35 वर्ष अगर आपको भारत के उपराष्ट्रपति बनना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के ये पूछ लेता है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन फिर धमाकेदार और बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपको भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका अध्यक्ष होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो अध्यक्ष होता है किसका? आपका स्पीकर होता है आपका किसका? राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र रेजिग्नेशन जो देता है वो भी किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बातों को जितना बेहतर तरीके से आप याद रखोगे उतनी बेहतर तरीके से ये बातें आपको नंबर दिलाने वाली है। अच्छा, उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? देखिए वर्तमान में भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल बात करते हैं? तो आर्टिकल नंबर 63 बोलता है कि भारत में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा भैया? एक उपराष्ट्रपति होगा। ये सारी बातें हम यहाँ पे पिछली अपनी कुछ वीडियोज़ में कर चुके हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, अगर भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके जो चुनाव की बात है वो अनुच्छेद नंबर 66 में की जाती है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। तो वैसे तो मैंने आज की वीडियो काफ़ी छोटी बनी है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल, हर हर महादेव।